हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल की जो आने वाले दिनों में एक बड़ा पॉलिटिकल और लीगल बैटल बन सकता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ये बिल और इस पर बनी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो सिर्फ एक लीगल डिबेट नहीं बल्कि ट्राइबल राइट्स और सेक्युलरिज्म का एक बड़ा मुद्दा भी है। ट्राइबल राइट्स के मुद्दे में घुसने से पहले आपको बता दें कि बीते दिन एक शॉकिंग बात इस बिल से जुड़ी हम सबके सामने आई है। ये बिल पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी से मेजॉरिटी वोट के साथ पास हो गई है और अब सरकार इसे बजट सेशन में इंट्रोड्यूस करने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अपोजिशन ने पूरा का पूरा डिसेंट नोट फाइल कर दिया है और डीएमके के एमपीज ए राजा और एमएम अब्दुल्ला ने तो इसे वक्फ अनाहिलेशन बिल तक कह दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और क्या ये वक्फ प्रॉपर्टीज को सिक्योर करेगा या नए डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा। आखिर सच क्या है दोस्तों? इस बिल का सबसे बड़ा कंटेंशियस पॉइंट है वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट, जो हजरत मोहम्मद के जमाने से चली आ रही है। कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई ने गवर्नमेंट के खुद के रिकॉर्ड्स का एग्जाम्पल दिया और बताया कि 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज में से 4.02 लाख वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आती है। अब बात ऐसी है कि अगर ये बिल पास होता है तो ऐसा कोई भी वक्फ एक्सिस्ट नहीं करेगा। मतलब जितनी भी मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान वक्फ बाय यूजर के अंडर आती है उनकी लीगल स्टैंडिंग खत्म हो सकती है। और AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी ने 231 पेज का डिसेंट नोट लिखकर ये कहा है कि ये अमेंडमेंट उस वक्त हो रहा है जब पुरानी मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ नए क्लेम्स उठ रहे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर सरकार कोई लार्जर प्लान एग्जीक्यूट कर रही है? अब दोस्तों, दूसरा बड़ा इशू है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम्स के एक्सक्लूसिव कंट्रोल का। नया बिल ये कहता है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी वक्फ काउंसिल का हिस्सा होंगे। ओवैसी का कहना है कि हिंदू और सिख रिलीजियस एंडाउमेंट्स के मैनेजमेंट में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। तो फिर वक्फ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों? तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1959 और सिख गुरुद्वारास एक्ट 1925 को साइड करते हुए अपोजिशन ने सवाल उठाया कि अगर हिंदू और सिख एंडाउमेंट सिर्फ उनकी कम्युनिटी के हाथ में हो सकती है तो फिर वक्फ प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों? शिवसेना के अरविंद सावंत ने तो सीधा कह दिया कि ये एक केओस क्रिएट करेगा। अब तीसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है वक्फ का डेडिकेशन। बिल ये प्रपोज करता है कि सिर्फ एक इंसान जो पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है वही वक्फ डेडिकेट कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बैनर्जी और नदीमुल हक ने इस प्रोविजन को इरेशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी भगवान को डेडिकेट कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और यहाँ पर ओवैसी का कहना है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर का ये तरीका पहली बार लॉ में इंट्रोड्यूस हो रहा है। कोई और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस किसी और धार्मिक ट्रस्ट या एंडाउमेंट पर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए है या फिर एक सिस्टमैटिक वे है वक्फ को कमजोर बनाने का? इसी के साथ एक और सवाल अब हमारे सामने आया है कि क्या ट्राइबल लैंड्स को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता रहा तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एग्जिस्टिंग राइट्स का क्या होगा? क्या गवर्नमेंट इस पे एक नया लॉ लाएगी? तो दोस्तों, अब चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने एक 655 पेज का ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट किया है जिसमें एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई है कि गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लाए जो ट्राइबल लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने से प्रोटेक्ट करे। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रिसेंट टाइम में काफी केसेस सामने आए हैं जिसमें ट्राइबल एरियाज में वक्फ लैंड्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं और ये एक सीरियस थ्रेट है इन इंडिजीनियस कम्युनिटीज के एग्जिस्टेंस के लिए। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ट्राइबल कम्युनिटीज का एक अलग कल्चर, एक अलग आइडेंटिटी होती है। उनका रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल्स और फेथ इस्लामिक लॉ से मैच नहीं करता। पर अगर उनकी लैंड्स को वक्फ के नाम पे क्लेम किया जाने लगे तो ये न सिर्फ उनके राइट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा बल्कि उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी थ्रेटन करेगा। अब दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो ट्राइबल लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसका क्या होगा? रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उनकी लैंड्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। पर अपोजिशन ने इस रिपोर्ट को लेकर एक नया एंगल ला दिया है। अपोजिशन एमपीज का कहना है कि ये रिपोर्ट बायस्ड है और बीजेपी लीडर और कमेटी चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने रिपोर्ट सर्कुलेट करने के लिए सिर्फ 24 घंटे दिए। तो भला 655 पेज की रिपोर्ट 24 घंटे में कौन पढ़ पाएगा और कैसे?
डीएमके एमपी ए राजा तो खुलकर सामने आए और कहा कि ये पूरा प्रोसेस एक फार्स बन चुका है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब गवर्नमेंट अपनी मनमानी ही कर रही है तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। By 10 o'clock last night we received the draft report which running 650 pages. How the members of parliament can be expected overnight by 10 o'clock we can give the assent, I didn't know. But however chairman extended the time till 4 o'clock of today. It is also very strange. In spite of that, throughout night we worked with something. Some of the people among us submitted the decision note. Remaining decision note will come before 4 o'clock. But it is completely undemocratic. The entire process become mockery. What will be your next course of action, sir? Course of action, I think that they will pass in the bill. They will pass the bill in the parliament with their majority. We will challenge in the court. We will appear before the court. अब ये इश्यू सिर्फ लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है। मिर्वेज उमर फारूक जो एक कश्मीरी रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने भी इस बिल के अमेंडमेंट को अपोज किया है और गवर्नमेंट से मीनिंगफुल टॉक्स की डिमांड की है। तो क्या ये बिल सिर्फ ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्ट करने का एक एफर्ट है या इसके पीछे एक और बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ ट्राइबल राइट्स या वक्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। ये एक लार्जर डिबेट है इंडिया के सेक्युलर स्ट्रक्चर और माइनॉरिटी राइट्स पर। क्या गवर्नमेंट सच में एक नया लॉ लेकर आएगी? क्या अपोजिशन इसे चैलेंज करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ट्राइबल कम्युनिटीज अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगी? इस बिल का एक और शॉक देने वाला प्रोविजन ये भी है कि अब वक्फ डिस्प्यूट्स का फैसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करेंगे। मतलब अगर कोई कंट्रोवर्सी हो कि किसी सरकार प्रॉपर्टी को गलती से वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये केस कोर्ट नहीं जाएगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज ने स्ट्रिक्टली अपोज किया और बोला कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हमेशा सिविल कोर्ट्स में सॉल्व होने चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के एक अपॉइंटेड ऑफिसर के द्वारा। और इस पॉइंट पर तो कांग्रेस के सईद नसीर हुसैन, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद ने एक जॉइंट डिसेंट नोट लिखा कि अगर वक्फ में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो सकता है तो क्या बाकी रिलीजियस ट्रस्ट भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के लिए तैयार है? दोस्तों, ये बिल सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं है, ये पूरे वक्फ इकोसिस्टम को रिडिफाइन करता है। अपोजिशन का कहना है कि ये नए लीगल डिस्प्यूट्स को जन्म देगा और वक्फ प्रॉपर्टीज की लीगैलिटी और ओनरशिप पे सवाल खड़े करेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक लीगल क्लैरिटी लाने के लिए है। तो फिर ये क्लैरिटी सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज तक ही क्यों लिमिटेड है? क्या ये एक लीगल रिफॉर्म है या एक लीगल अटैक? क्या ये बिल रिलीजियस हार्मनी को बिगाड़ सकता है? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या वक्फ प्रॉपर्टीज के एक्सपेंशन को रेगुलेट करना चाहिए या फिर ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं एंड डू कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज अभी।